जय श्री कृष्णा। घेर लेने को मुझे जब भी बलाएं आ गईं, ढाल बनकर सामने माँ बाप की दुआएं आ गईं। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। कहानी का शीर्षक है दिखावटी रिश्ते। आज रमाकांत जी अपने घर के बरामदे में आराम से कुर्सी पर बैठे हुए कुनकुनी धूप में सेक रहे थे। अचानक उन्हें एक भीनी भीनी सी सुगंध आने लगी। देखा तो श्रीमती जी कुरकुरे पकौड़े से भरी प्लेट लिए उनके सामने खड़ी थीं। अपनी मनपसंद चीज देखते हुए पकौड़ों के शौकीन रमाकांत जी की बाँछें खिल उठी। अरे कमला जी, आप कैसे जान गई मेरा दिल की बात? कहते हुए रमाकांत जी ने हैरानी जताई तो कमला जी बोली, पतिदेव 35 साल हो गए आपके साथ रहते, अब तो आपकी रंग रंग से वाकिफ हो गई हूँ। ये तो आपने बिल्कुल सही कहा। इतने अच्छे से तो मैं खुद को नहीं जान पाया जितना आप मुझे जानती हैं। कमला जी मुस्कुराते हुए अपना रोजाना का सिलाई कढ़ाई का काम लेकर बैठ गईं। ये क्या कमला जी, आप फिर से वही सिलाई कढ़ाई में मशगूल हो गईं? अरे 2 ऑर्डर थे, बस वही पूरे करने हैं। आप तो जानती हैं कल मैं अपनी नौकरी से रिटायर हो रहा हूँ और कल से आप भी इस काम को बिल्कुल नहीं करेंगी। हर महीने दुकान का किराया आता है, फिर अब तो रिटायरमेंट का 40 लाख रुपए मिल ही जाएंगे हमें, और महीने की पेंशन आएगी सो अलग। बाकी की जिंदगी ऐसो आराम से गुजर सकते हैं हम दोनों। जिंदगी की इस भागदौड़ में जीवन कैसे गुजरता गया पता ही ना चला, लेकिन जिम्मेदारियों के चलते हम दोनों एक दूसरे के साथ कभी सुकून भरे पल आराम से गुजार ही ना सके। अब तो बस आराम भरी जिंदगी जीने का इरादा है। अभी रमाकांत जी और उनकी पत्नी वार्तालाप कर रहे थे कि इतनी में फोन की घंटी बजी। रमाकांत जी ने फोन उठाया और बोले, हाँ रोहित बेटा, तुम लोग रिटायरमेंट की पार्टी की तैयारियों के लिए सुबह सुबह पहुंच जाना, 2 ही दिन बाकी हैं। मोहित भी समय पर पहुंच जाएगा। जी पिताजी, आप फिक्र मत कीजिए। रमाकांत जी और कमला जी के 2 बेटे और 1 बेटी है। बड़े बेटे रोहित का एक्सपोर्ट का कारोबार है और छोटा बेटा मोहित मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी करता है, और बेटी सुप्रिया पति व बच्चों के साथ फरीदाबाद में रहती है। रमाकांत जी का फरीदाबाद में अपना एक पुश्तैनी मकान है जहां वो अपनी पत्नी के साथ रहते हैं, और पास ही में एक दुकान है जिसे उन्होंने किराए पर चढ़ाया हुआ है। अगले दिन उनके दोनों बेटे बहुएं और पोता सुबह सुबह रमाकांत जी के घर पहुंच गए। पार्टी की सारी तैयारियां अच्छे से हो गईं। शाम को बेटी और दामाद भी समय से पहुंच गए। पार्टी बहुत अच्छे से संपन्न हुई। काम की व्यस्तता के कारण उनकी बेटी और दामाद पार्टी खत्म होते ही चले गए। इस दौरान रमाकांत जी ने महसूस किया कि उनका बेटा रोहित उनसे कुछ कहना चाहता है पर कह नहीं पा रहा। पार्टी में समाप्त होने के बाद उन्होंने रोहित को बुलाया और कहा, रोहित, तुम कुछ कहना चाह रहे हो थे? पिताजी, आप तो अब रिटायर हो गए हैं, तो मैं और रिया चाहते थे कि अब से आप और माँ हमारे साथ रहें। ये सुनकर माँ बोली, लेकिन बेटा इसकी क्या आवश्यकता है? यहाँ अपना घर है और फिर यहाँ आसपास के माहौल की तो हमें आदत हो गई है। इस पर रमाकांत जी बोले, कमला, अगर रोहित और बहू चाहते हैं कि हम उनके साथ रहें तो इसमें हर्ज ही क्या है? बेटे और बहुओं से इस उम्र में सेवा नहीं करवाएंगे तो कब करवाएंगे? अरे वाह, दादू दादी हमारे साथ जाएंगे। कहते हुए पोता राघव नाचने लगा। रसोई घर में खाना पकाती छोटी बहू ये सब बातें सुन रही थी। खाना छोड़कर तुरंत अपने पति की ओर भागी। मोहित, जो टेंट और कैटरिंग वालों का हिसाब करके वापस आ रहा था, अपनी पत्नी को देखते ही बोला, अरे क्या हो गया, भागते हुए क्यों आ रही हो? कोई आसमान टूट पड़ा है क्या? ऐसा ही कुछ समझो। अरे क्या मतलब? अरे बड़े भैया माँ और बाबूजी को अपने घर ले जाने के लिए कह रहे थे, तो बाबूजी भी मान गए। अब सारा रिटायरमेंट का पैसा बड़े भैया हड़प लेंगे और आप हाथ मलते ही रह जाएंगे। देख लेना। ऐसे कैसे ले जाएंगे? मैं अभी बाबूजी से बात करता हूँ। कहते हुए मोहित बाबूजी के पास पहुँच गया। बाबूजी, अब हम आप दोनों को यहाँ अकेला नहीं छोड़ सकते। अब आप लोग हमारे साथ ही चलेंगे। अपना सामान पैक कीजिए। अंदर आते ही मोहित बोला तो छोटी बहू भी पीछे पीछे आ गई। बाबूजी मुस्कुराकर कहने लगे,
बेटा, विचार तो बहुत अच्छा है तुम्हारा, पर तुमने आने में थोड़ी सी देर कर दी। अब तो रोहित के साथ जाने का हमारा प्रोग्राम बन चुका है। ये सुनकर मोहित के चेहरे पर उदासी छा गई। छोटे बेटे की उदासी माँ बाबूजी से देखी ना गई। दोनों अपने कमरे में जाकर कुछ बात करने लगे। फिर कुछ देर बाद बाहर निकलकर बोले, बच्चों, हमने एक फैसला किया है। बेटे बहुएं बड़ी फुर्ती से उन दोनों की ओर दौड़ कर आए तो बाबूजी बोले, हमारे दोनों बेटे हमसे कितना प्यार करते हैं, ये जानकर मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन एक ही समय पर हम दोनों के घर तो नहीं रह सकते ना। इसलिए हमने सोचा है कि हम 6 महीने रोहित के पास रहेंगे और 6 महीने मोहित के पास। मुझे लगता है हमारा फैसला सबको पसंद आएगा। सब लोग इस बात के लिए राजी हो जाते हैं। अगले दिन दोनों बेटे बहू मिलकर माँ बाबूजी का सामान पैक कर देते हैं और माँ बाबूजी अपने बड़े बेटे रोहित के साथ घर चले जाते हैं। घर पहुंचते ही रोहित का बेटा राघव अपने दादा दादी का सामान जल्दी से अपने कमरे में ले जाता है। दादा दादी तो आज से मेरे साथ रहेंगे, कहते हुए राघव खुशी से उछल रहा था। अपने बेटा और बहू पोती का साथ पाकर रमाकांत जी की रिटायरमेंट की खुशी दोगुनी हो गई। घर में सुख सुविधा के सभी साधन उपलब्ध थे। बेटा और बहू दोनों उनके सामान में झुके रहते। बहू उनके खाने पीने से लेकर दवाइयों तक का सारा ध्यान रखती और उधर बेटा कहता, बाबूजी, हम बहुत नसीब वाले हैं जो हमें आप जैसे माँ बाप मिले। बड़े बूढ़ों की सेवा तो नसीब वालों को ही मिलती है। रमाकांत जी और कमला जी अपने बच्चों की बातें सुनकर गदगद होते। बेटा बहू उन्हें अपनी गाड़ी में बिठाकर पूरा शहर घुमाने ले गई। विभिन्न दर्शनीय स्थल दिखाए। ऐसे बेटा बहू पाकर रमाकांत जी और कमला जी स्वयं को भाग्यशाली महसूस कर रहे थे। कमला जी बहू बेटे की बुराइयां करने वाली अपने पड़ोसियों के बारे में कहती कि वो लोग बहुओं को सताती होंगी, तभी बहुएं उनकी बात नहीं मानती होंगी। मेरी बहुओं को मैं बेटी मानती हूँ, तभी तो वो भी मुझे पूरा सुख और आराम देती हैं। रमाकांत जी भी बेटों की प्रशंसा करते हुए रुकते नहीं थे। लोग तो यूं ही डरते हैं कि शादी के बाद बेटा अपना नहीं रहता, पत्नी की ही बात मानता है। हमारा बेटा देखो, शादी के बाद भी श्रवण कुमार है। सब संस्कारों का खेल है श्रीमती जी। धीरे धीरे समय बीतने लगा। एक दिन रमाकांत जी और कमला जी अपने पोते के साथ बैठकर टेलीविजन का आनंद ले रहे थे तो बड़ा बेटा रोहित उनके पास आया और उसकी आंखों में घबराहट साफ दिखाई दे रही थी और चेहरे का रंग उड़ा हुआ था। पिताजी में बर्बाद हो गया। कपकपाती आवाज में रोहित बोला, बेटा क्या हुआ, कुछ तो बताओ। रमाकांत जी तनावग्रस्त होकर उतावले हुए जा रहे थे। वो हमारा एक्सपोर्ट का एक बहुत बड़ा ऑर्डर था जो कि रिजेक्ट होकर वापस भेज दिया गया है। अब लाखों का उत्पाद कौड़ियों के दाम भी नहीं बिकेगा। हे राम, ये कैसे हो गया। बड़ी बहू चिल्लाई और अपना सिर पकड़कर बैठ गई। इस पर रमाकांत जी बोले, बेटा मुश्किल ही तो जीवन का हिस्सा है, परेशानियां तो आती जाती रहती हैं, तुम बस अपना धीरज मत खोना। रोहित को तो पिताजी ये सब बातें कह रहे थे, परंतु मन ही मन भी स्वयं भी कुछ परेशान थे। 2 दिन बाद जब सब लोग रात का खाना खा रहे थे तो रोहित बोला, पिताजी आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो बेटा। पिताजी, आप तो मेरे बिजनेस की हालत जानते ही हैं। अब मुझे अपने बिजनेस को नए सिरे से जमाना पड़ेगा और उसके लिए मुझे 50 लाख चाहिए। मुझे आपकी मदद की सख्त आवश्यकता है। आपके पास बैंक में जो पैसा पड़ा है वह आप मुझे कुछ समय के लिए दे दीजिए। काम दोबारा पटरी पर आते ही मैं आप उसे वापस कर दूंगा। रोहित हाथ जोड़कर रमाकांत जी के चरणों में बैठ गया। पिताजी, मुझे आपका ही सहारा है। रमाकांत जी और कमला जी अपने बेटे की ऐसी हालत कैसे देख सकते थे। तू चिंता मत कर बेटा, कहते हुए रमाकांत जी कुछ सोच विचार में पड़ गए। रिटायरमेंट पर मिले हुए पैसे और बैंक की जमा पूंजी मिलाकर 50 लाख हो जाएंगे। मुसीबत की घड़ी में मेरे बेटे को मेरी आवश्यकता है तो मैं पीछे नहीं हटूंगा और फिर अपने ही तो अपनों के काम आते हैं। ये सोचकर बैंक में रखे सारे पैसे रोहित को सौंप दिए। रोहित अपने माँ पिताजी से के पैर छूकर कृतज्ञता जाहिर करने लगा। उसने वादा किया कि बिजनेस संभलते ही पैसे लौटाना शुरू कर देगा और साल भर में पूरी रकम लौटा देगा।
अपना फर्ज निभाकर माँ पिताजी राहत का आभास कर रहे थे। कुछ समय बीता तो एक दिन मोहित का फोन आ गया। माँ, कैसे हो आप दोनों? आज मैं आप दोनों को लेने आ रहा हूँ, सामान पैक करके तैयार रखिएगा। आखिर हमें भी तो थोड़ी सेवा का मौका दीजिए। सुनते ही कमला जी ने हंसते हुए कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं मोहित बेटा, तुम शाम को हमें लेने आ जाना, हम तैयार रहेंगे। फोन रखते ही कमला जी ने कपड़े पैक करने शुरू कर दिए। शाम को मोहित और छोटी बहू उन्हें लेने आ गए, लेकिन रमाकांत जी का पोता राघव अपने दादा दादी को जाने ही नहीं देना चाहता था। कुछ दिनों में फिर मिलने आएंगे कहकर रमाकांत जी और कमला जी ने बड़ी मुश्किल से वहां से विदाई ली। सेवा करने में छोटा बेटा और बहू भी कुछ कम नहीं थे। छोटी बहू अपनी सास ससुर को बिस्तर पर ही भोजन की थाली ला कर देती, उनके कपड़े अच्छे से धोकर इस्त्री करवा कर देती, रात को दूध का गिलास भी देकर जाती। दोनों वृद्धजन ये देखकर सोचते कि उनके बच्चों ने उन्हें धन्य कर दिया। एक दिन छोटी बहू के कहने पर मोहित ने पिताजी से कहा, पिताजी, आप तो जानते ही हैं कि हमने ये फ्लैट लोन लेकर खरीदा था। अपनी नौकरी में दिन रात कड़ी मेहनत करने के बावजूद मैं अभी तक किस्तें ही भर रहा हूँ। यदि आप रिटायरमेंट के पैसे से कुछ मदद कर देते तो। सुनकर रमाकांत जी सोच में पड़ गए और अपनी पत्नी की ओर देखने लगे। अपने सास ससुर की कुछ क्षणों की चुप्पी छोटी बहू के सब्र पर भारी पड़ रही थी। फिर भी उन्हें तिरछी नजरों से देखते हुए उसने कुछ नहीं बोला। कुछ ना बोलना ही उचित समझा। कुछ सोच विचार कर रमाकांत जी ने सारी बात स्पष्ट रूप से बता देना ही उचित समझा। रिटायरमेंट के पैसे और बैंक की जमा पूंजी बाकी उन्होंने रोहित को दे दी थी। ये सुनकर मोहित और छोटी बहू हतप्रभ रह गए। इस बार छोटी बहू स्वयं को रोक न पाई। हाय हाय, आप लोगों ने अपनी सारी खून पसीने की कमाई रोहित भैया को दे दी। इतना तक भी ना सोचा कि उन रुपयों पर आपके छोटे बेटे का भी हक है। बहू की बातें सुनकर रमाकांत जी हक्के बक्के रह गए। फिर स्वयं को संभालते हुए बोले, उन लोगों को पैसे की सख्त जरूरत थी। कारोबार में बड़ा नुकसान हुआ था उसे, और फिर रोहित ने रुपया उधार ही तो लिया है। उसने मुझसे वादा किया है कि जैसे ही दोबारा से कमाने लगेगा थोड़ा थोड़ा पैसा मुझे लौटाना शुरू कर देगा और साल भर में पूरी रकम वापस लौटा देगा। ये तो वक्त ही बताएगा पिताजी। कहते हुए मोहित पैर पटकता हुआ अपनी नौकरी पर चला गया और छोटी बहू जलते भुनते हुए रसोई में चली गई। रमाकांत जी और कमला जी बेटे बहू की बातें सुनकर सन्न रह गए। हमेशा मान सम्मान करने वाले और सलीके से पेश आने वाले बेटा बहू इस प्रकार का अशोभनीय व्यवहार कैसे कर सकते हैं? उन दोनों के मन पर चिंताओं का बोझ आ पड़ा। रमाकांत जी अपनी पत्नी से बोले, कमला, हमने अपने बेटे की मदद करके क्या गलती की है? रुपया क्या बेटे से ज्यादा कीमती था? सप्ताह में 1 या 2 बार रोहित अपने माँ पिताजी को फोन करके हालचाल पूछता था, लेकिन कुछ समय बीत गया था, उसका फोन नहीं आया। रमाकांत जी उस दिन की प्रतीक्षा कर रहे थे जब रोहित उन्हें कुछ पैसा लौटाएगा और उस दिन वह मोहित को दिखा देंगे कि अपने बड़े बेटे पर विश्वास करके उन्होंने कोई गलत नहीं किया। उसके बाद भी 2 महीने बीत गए और रोहित का फोन नहीं आया। रमाकांत जी ने रोहित को फोन करके कुछ पैसे लौटाने के लिए कहा, लेकिन रोहित ने यही कहकर फोन रख दिया कि कुछ और समय लगेगा, अभी तंगी चल रही है और आप अभी कुछ महीने मोहित के पास ही रहिए। रोहित के इस रूखे व्यवहार का कारण उन दोनों को समझ नहीं आ रहा था। देखते ही देखते महीने बीतते गए, लेकिन रोहित ने 1 रुपया भी न लौटाया और ना ही उन्हें अपने साथ ले जाने आया। आखिर एक दिन रमाकांत जी ही रोहित के घर चले गए और अपने रुपयों के बारे में पूछ लिया तो जवाब में रोहित शेर की तरह गुर्राने लगा। आप लोग कैसे माता पिता हैं? बेटे के दुख में भी आपको अपना पैसा प्यारा है। अभी तो काम कुछ संभालने लगा है, अभी इतना सारा पैसा निकाल लूंगा तो आगे काम कैसे चलेगा? बड़ी बहू ये बातें सुनकर बाहर आई और कहने लगी, बाबूजी, आपके पास रुपए की कमी है क्या? वैसे भी तो पैसा बैंक में ही पड़ा था। यह पैसा लेकर हम लोग कोई सुख सुविधा का सामान तो नहीं जुटा रहे हैं।
आपके बेटे का काम ही आ रहा है। बहू और बेटे की बात सुनकर रमाकांत जी जड़बत रह गए। रुपए के साथ साथ उनका तो मान सम्मान भी चला गया था। दोनों में से किसी ने उन्हें बैठने तक को नहीं कहा और रमाकांत जी अपमान का घूंट पीकर वापस आ गए। रात को मोहित आया। आते ही पिताजी से पूछा, पिताजी पैसे मिल गए क्या? रमाकांत जी कशमकश में पड़ गए। समझ नहीं आ रहा था कि क्या उत्तर दें। फिर कुछ सोचकर बोले, वह रोहित कह रहा था कि काम कुछ संभल जाएगा तो पैसा दे देगा। पिताजी, आप ये जो नजरें चुरा कर बात कर रहे हैं ना, साफ साफ पता चल रहा है कि भैया ने इनकार कर दिया है पैसा देने से। आंसुओं से सराबोर आंखें लिए रमाकांत जी बोले, बेटा तू ठीक ही कह रहा था। रोहित रुपए वापस ही नहीं करना चाहता। मैं जानता था ये सब बड़े भैया की चाल थी। आपसे पैसा हथियाने के लिए सब ढोंग किया था उन्होंने। ये सुनते ही छोटी बहू, जो कब से अपने होंठ सिले बैठी थी, चिंघाड़ते हुए बोली, पिताजी ऐसे तो नहीं चलेगा। एक बेटे पर इतनी मेहरबानी और दूसरा बेटा हाथ मलता रह जाए। आप तो दोनों बच्चों में भेदभाव कर रहे हैं। हमने तो सुना था कि माँ बाप को सभी बच्चे एक समान प्रिय होते हैं। सुनकर रमाकांत जी को अपराध बोध होने लगा। ऐसा नहीं है बहू, हमारे लिए तुम सब समान हो। तो ठीक है, यदि ऐसी बात है तो आपकी गांव वाली दुकान मेरे नाम करवा दीजिए। मोहित बोला, बेटा हमने सपने में भी नहीं सोचा था कि हमारे बच्चे हमें ये दिन दिखाएंगे। कमला जी ने कहा तो रमाकांत जी बोले, नहीं कमला, यदि बेटे बहू ने हमसे हमारे प्यार का सबूत मांग ही लिया है तो ठीक है, मैं कल ही गांव वाली दुकान मोहित के नाम करवा देता हूँ। रमाकांत जी के इतने कहने की देर थी कि मोहित और छोटी बहू के चेहरे पर संतुष्टि के भाव आ गए। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगे। आखिरकार उनकी चाल भी कामयाब हो गई थी। अपने कमरे में जाने के बाद कमला जी ने रमाकांत जी से कहा, एक गलती को सुधारने के लिए दूसरी गलती करना कहाँ की समझदारी है जी। मैं क्या करता कमला, मेरे सामने और कोई चारा न था। लेकिन जरा ये भी तो सोचिए कि हमारे पास तो कुछ भी नहीं बचेगा। हम अपना खर्चा कैसे चलाएंगे? कोई बात नहीं कमला, हमने अपनी संतान के प्रति अपना फर्ज पूरा कर दिया है। जो हमारी मृत्यु के बाद उन्हें मिलना था वह पहले ही मिल गया। फिर कुछ दिनों में इस महीने की पेंशन भी आ जाएगी और दुकान का किराया भी। कुछ दिन बीत गए लेकिन दुकान का किराया नहीं आया तो रमाकांत जी ने किराएदार को फोन लगाकर किराए के बारे में पूछा। किराया तो मैंने दे दिया है रमाकांत जी, किराएदार ने कहा, लेकिन मुझे तो नहीं मिला। आपने कैसे दिया है, किसे दिया है? दुकान के नए मालिक मोहित को। किराएदार का जवाब सुनकर रमाकांत जी को जैसे एकदम झटका सा लगा। पति पत्नी दोनों मानसिक वेदना से गुजर रहे थे। घर तो पराया लगता ही था, अब तो अपना खून भी पराया हो चुका था। कमला जी ने वापस घर जाने की बातें की तो रमाकांत जी कहने लगे, अपने बेटों के साथ कितनी शान से निकले थे, अब वही वापस जाएंगे तो जग हंसाई होगी। अगले दिन सुबह सुबह उनकी बेटी का फोन आया, माँ बाबूजी हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी। खुशी जताते हुए बेटी सुप्रिया की आवाज़ सुनी तो कुछ देर के लिए उदासी छोड़कर दोनों के चेहरे खिल उठे। इतने दिनों की परेशानी में दोनों भूल ही गए थे कि आज उनके शादी की सालगिरह है। बेटा अच्छा किया तूने जो फ़ोन किया, हमें तो याद ही नहीं था। अब याद आ गया है तो आज मैं तुम्हारी माँ के साथ मंदिर में माथा टेक आता हूँ। दरअसल शादी की हर सालगिरह पर रमाकांत जी और कमला जी भगवान को शुक्रिया अदा करने के लिए मंदिर जाया करते थे। चलिए श्रीमती जी तैयार हो जाइए, होठों पर मुस्कुराहट लिए रमाकांत जी ने कहा तो कमला जी भी खुशी से तैयार होने लगी। जल्दी मंदिर जाकर माथा टेका और प्रसाद चढ़ाया। साथ बिताए सुहाने पलों को याद करते हुए कुछ देर सुकून से बैठे। वापस आने के लिए जैसे ही मंदिर की सीढ़ियां से उतरने लगे, अचानक रमाकांत जी का पैर फिसला और सारी सीढ़ियों से लटकते लुढ़कते हुए नीचे गिर पड़े और गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें इमरजेंसी में हॉस्पिटल ले जाया गया। बेटे बहुएं भी वहां पहुंच गए, लेकिन उनके दिमाग पर गंभीर चोटें आने के कारण उन्हें बचाया ना जा सका। कमला जी यकीन नहीं कर पा रही थीं कि कुछ ही समय पहले हंसते बतियाते रमाकांत जी उन्हें इस दुनिया में अकेला छोड़कर जा चुके थे। उन्हें गहरा सदमा लगा।
बेटी को जब इस बात का पता लगा तो रोते बिलखते अपने पति के साथ वह भी पहुंच गई। रमाकांत जी का किया कर्म कर दिया गया। रमाकांत जी तो चले गए, लेकिन कमला जी का जीवन अब कांटों की सेज से अधिक ना रहा गया था। वह अब हर चीज के लिए बेटों के ऊपर आश्रित हो गई। सब कुछ तो अपने बेटों को दे चुके थे रमाकांत जी, अब तो कमला जी पाई पाई की मोहताज हो गई। और उधर कुछ कारणों से रमाकांत जी की पेंशन मिलने में भी देरी हो रही थी। माँ के दुख को समझते हुए बेटी सुप्रिया कभी कभार अपनी माँ की जरूरत का सामान ले आती थी। कमला जी मन ही मन सोचती कि दोनों बेटों के होते हुए भी उन्हें बेटी पर आश्रित रहना पड़ रहा है। कुछ दिनों बाद जब पोते का जन्मदिन आया तो रोहित माँ को अपने घर लेकर आया, लेकिन पोते राघव को उपहार में देने तक के लिए भी उनके पास कुछ भी नहीं था। अपने पोते के जन्मदिन के अवसर पर वो शर्म से जमीन पर गड़ी जा रही थी। इतना ही काफी नहीं था, अब तो दोनों बेटे भी माँ की जिम्मेदारी एक दूसरे पर डालने लगे थे। बेटी सुप्रिया को जब इस बात का पता चला तो वह माँ से मिलने आ पहुंची। माँ, आप मेरे घर चलिए, अब से आप हमारे साथ रहेंगे। मैं आपको इस हालत में अब और नहीं देख सकती। कहते हुए सुप्रिया रो पड़ी, लेकिन कमला जी ने उसके आंसू पोंछते हुए कहा, उम्र के इस पड़ाव में मैं बेटी पर बोझ बनकर नहीं रहना चाहती। कहते हुए कमला जी अपना सामान पैक करने लगी। बेटी सुप्रिया ने भी उनकी मदद की और अपनी माँ को वापस उनके पुश्तैनी घर में ले गई। 2 दिन अपनी माँ के साथ रहकर सुप्रिया अपने घर लौट आई, लेकिन हर समय बेटों द्वारा दिए गए घाव उन्हें पीड़ा देते रहते। सुप्रिया समय समय पर अपनी माँ का हालचाल जानने आ जाया करती थी। एक दिन शाम को जब सुप्रिया अपनी माँ से मिलने घर आई तो देखा कमला जी रमाकांत जी की आराम कुर्सी पर बैठी हुई थी, हाथ में रमाकांत जी की तस्वीर लिए। सुप्रिया आते ही बोली, न जाने क्यों दिल बैठा जा रहा था तो सोचा आपसे मिलने ही आ जाऊं। लेकिन सुप्रिया यह देखकर हैरान थी कि उसके आने पर माँ के चेहरे पर कोई भाव ही ना थे। माँ, ओ माँ, कहाँ खो गईं? सुप्रिया ने माँ को जैसे ही हाथ लगाया तो कमला जी निढाल होकर कुर्सी से गिर पड़ी। उनके प्राण निकल चुके थे। आज बूढ़े माँ बाप दुनिया से नहीं बल्कि अपने बेटों से ही हार गए। दोस्तों, बच्चे यही भूल जाते हैं कि ये माँ बाप ही हैं जिन्होंने हमें अच्छी जिंदगी दी और जीने के काबिल बनाया। जितना प्यार हम अपने बच्चों से करते हैं, क्या उतना ही प्यार हम अपने बूढ़े माँ बाप को दे पाते हैं? शायद नहीं। अगर माँ बाप बीमार भी हो जाएं तो सिर्फ एक जिम्मेदारी के साथ इलाज करवाते हैं, लेकिन माँ बाप की जगह ईश्वर से भी ऊंची होती है। ये बात तब समझ आती है जब हमारे बच्चे हमारे साथ ऐसा ही व्यवहार करते हैं। जो बोएंगे वही काटेंगे, यही सृष्टि का नियम है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कहानी को देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।